राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ होमोजेनियस पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो पीडीई होती हैं वो किससे फॉर्म की होंगी, फाई डी कॉमा डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये फाई डी कॉमा डी डैश क्या है, एनी फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश। डी मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डी डेल बाई डेल एक्स और डी डैश ऑपरेटर है डेल बाई डेल वाई, है ना। और इसमें हमने दो टाइप सीखे थे इसके कि फाई जो ये फंक्शन है होमोजीनियस भी होता है, नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है। तो आज हम होमोजीनियस पीडीई की बात करेंगे। तो जैसे मैं आपको रिकॉल करा दूं कि होमोजीनियस हमने क्या देखा था, जैसे अगर ये फाई वाला जो फंक्शन है अगर इस तरह का है तो यहाँ पे हर टर्म का जो ऑर्डर है, क्योंकि डेरिवेटिव्स है ना ये, तो डेरिवेटिव्स के जो ऑर्डर है वो सेम है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, है ना। ऐसे सेकंड वाले में जो है सब 3 हैं। तो हर टर्म में अगर डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम होता है तो वो होमोजीनियस हो जाती है और नहीं होता तो नॉन होमोजीनियस होती है ना। ये हमने सीखा था। तो यहाँ पे आज हम होमोजीनियस पीडीई की बात कर रहे हैं और उसका हम सीएफ निकालना सीखेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो मैं इसके स्टेप्स डिस्कस करती हूँ अभी, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। आगे मैं ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है पूरा कवर करने वाली हूँ और सारे वीडियोज डालूंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, चलिए अब हम इसके स्टेप्स को समझते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहला काम हमें होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी उसमें क्या रिप्लेसमेंट करना होगा, डी को रिप्लेस करना है एम से, यानी कि जहाँ डी दिखे वहाँ एम रख दो, डी डैश की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो, और जेड की जगह पे भी 1 रख दो। ये काम हमें करना होगा और इसको करने के बाद इक्वल टू क्या करना होगा, 0, इक्वेटिंग टू 0। ठीक है, तो जब 0 को इक्वेट कर देंगे तो इससे एक इक्वेशन आएगी, उसका नाम है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड स्टेप है सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एम। सॉल्व करो और वैल्यू ऑफ एम की निकालो। इसके मैं कई सारे एग्जांपल्स भी कराऊंगी, बट ये सिमिलर स्टेप वैसे ही हैं जैसे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखा था। ओके, तो अब मान लीजिए हमने इक्वेशन भी लिख ली, एम की वैल्यूज भी निकाल ली, है ना। तो अब बात आती है कि सी एफ कैसे निकालें। ठीक है, जैसे पहले मैं भी एक एग्जाम्पल पे जाती हूँ जहाँ तक अभी आपको समझाए स्टेप्स उसके लिए। जैसे आप एक क्वेश्चन 1 को देख पा रहे हैं, इसमें देखो इसको हमने डी डी डैश के टर्म में ये दिया नहीं था तो लिख लिया हमने। तो ये हमारा क्या बन जाता है, डी स्क्वायर, है ना। डी स्क्वायर जेड, एक्चुअली जेड बाहर आ जाएगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कैसे लिखते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फिर ये एक बार एक्स और वाई होता है ना, तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में डी लिखते हैं, वाई के लिए डी डैश लिखते हैं। तो यहाँ पे डी डी डैश आ गया। यहाँ पे सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में है डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स, तो ये हो गया -6 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे होमोजीनियस है क्या, यस, क्योंकि डिग्री यहाँ 2 है 2 है 2 है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल है वहाँ डिग्री 2 है, या अगर हम एज अ डेरिवेटिव देखें तो ऑर्डर कितना है, 2 है। ओके, तो 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपसे कहा ना कि क्या करना है, डी को m रखो, डी डैश को 1 रखो और z को भी 1 रखो। तो इसमें रख दिया हमने। जब यहाँ m आया, d की जगह m आया, d डैश की जगह 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू m होता है -6 और 6 इंटू 1 6 होता है, इसीलिए 6 आ गया और z को भी 1 रखा, इक्वल टू 0 किया। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। फिर मैंने आपसे जो सेकंड स्टेप था इसमें आपसे क्या कहा था कि सॉल्व करो इसे एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एम। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके एम की वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, अब सी एफ कैसे लिखा है ये अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हम काम कर लेते हैं। तो ये 2 स्टेप्स हम इस तरह से फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि अगर वैल्यूज आ गई हमारे पास एम की तो सी एफ कैसे लिखें, है ना। अब और ये जो एम की वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं, रिपीटेड भी हो सकती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, इस तरह से, है ना। तो अब सी एफ कैसे लिखें, तो मान लीजिए वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, m1 m2 m3, 3 वैल्यूज हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो सी एफ कैसे लिखते हैं। सी एफ इक्वल टू क्या होता है, f1 y प्लस m1x, फिर प्लस f2 y प्लस m2x प्लस f3 y प्लस m3x। जैसे ऑर्डिनरी में हम c1 c2 c3 लेते थे ना, यहाँ पे फंक्शन लेते हैं f1 f2 f3 और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे y प्लस जो भी रूट आया वो। ठीक है, पहले m1 के लिए, फिर m2 के लिए, फिर m3 के लिए। ठीक है, अगर आपने f1 एक बार ले लिया तो अगली बार f2 लेना है, फिर f3 लेना है, अलग अलग लेने हैं, सेम नहीं लेना। तो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए m की वैल्यू आई 1 2 3, तो सी एफ क्या हो जाएगा, f1 ब्रैकेट में y प्लस 1x यानी कि x प्लस f2 ब्रैकेट में y प्लस 2x, फिर f3 ब्रैकेट में y प्लस 3x। ठीक है, तो इस तरह से सी एफ लिख लिया।
मान लीजिए दो ही होते रूट्स, 1 और -1, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता f1 y प्लस एक्स प्लस f2 y माइनस एक्स। ओके, मान लीजिए i और माइनस आई होते, लेकिन अलग अलग तो है ना, ये कॉम्प्लेक्स है तो कोई बात नहीं है, तो वही रूल लगेगा अभी भी, f1 y प्लस आई एक्स लिखा प्लस f2 y माइनस आई एक्स लिखा। तो इट्स वेरी इजी, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। ओके, लेकिन मान लीजिए रूट्स अगर रिपीटेड होते, मान लीजिए m1 होता, तो हम क्या लिखते हैं, CF इक्वल टू f1 y प्लस m1x प्लस, अब एक के लिए तो लिख लिया m1 के लिए, पर दोबारा भी तो m1 आ रहा है ना, तो अंदर तो देखो इसमें भी m1 आया, लेकिन बाहर क्या हो गया, x का मल्टीप्लाई। जैसे आपको याद हो, ऑर्डिनरी में हम c1 प्लस c2 x करते थे, x का मल्टीप्लाई वहाँ करते थे, यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, m1 सेम था तो सेम दोनों में आया, ये f1 और इधर f2 आ गया, इधर x का मल्टीप्लाई हो गया, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 2 है अगर, तो ये क्या बना, f1 y प्लस 2x प्लस x f2 y प्लस 2x। ओके, 3 बार होता तो क्या होता है, 2 बार के लिए तो वैसे ही लिख लेंगे, इधर एक्स स्क्वायर आ जाता, यानी कि इसमें एक और x का मल्टीप्लाई हो गया, है ना। और 3 अगर ऐसे मैंने एग्जांपल लिया, 3 टाइम आपके पास 3 3 3 है, तो हमने बस पुट, जैसे ये रूल था इसको हमने अप्लाई कर लिया, m1 की जगह 3 3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ x आ गया था, यहाँ एक्स स्क्वायर आया था, याद रखिएगा रिपीटिशन में x का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये था होमोजीनियस के लिए, और तब जब हम ये वाला काम कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो अभी हम और एग्जांपल्स देख लें। अभी जो हमने एग्जांपल अभी देखा था रूट्स तक, अब इसका पहले CF देख लें। तो CF क्या आ जाएगा यहाँ पे, CF इक्वल टू हो गया f1 y प्लस 3x प्लस f2 y माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि 3 और -2 रूट्स थे, और PI 0 होगा क्योंकि राइट साइड 0 है, कोई फंक्शन नहीं है ना, तो z इक्वल टू हो गया CF प्लस PI। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व r माइनस 4s प्लस टी। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं, वो मैंने आपके इधर लिखे हुए हैं सामने, PQRST स्टैंडर्ड है ये। तो P क्या होता है, डेल z बाई डेल x, यानी कि dz। ठीक है, Q होता है डेल z बाई डेल y, यानी कि d डैश z, है ना, y के रेस्पेक्ट में। R है 2 टाइम्स x के रेस्पेक्ट में, यानी कि d स्क्वायर z। S क्या है, मिक्स, याद रखना S जो है वो मिक्स है, d डैश। ठीक है, z, और t में क्या है, y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम, तो d डैश स्क्वायर z। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन से आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आपको सीधे क्या करना होगा, ये d डैश में इसको कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो जो मैंने आपको बताया r की जगह d स्क्वायर z या s या t की वैल्यू, तो सब में देखिए यहाँ पे z सब में ही था, तो मैंने क्या किया, सबकी वैल्यू तो रखी पर z को सीधे बाहर रख दिया। आप एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, पहले d स्क्वायर z रखें, फिर -4 d डैश z रखें, फिर इसका d डैश स्क्वायर z रखें, फिर z कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप भी डायरेक्ट ही कर लोगे। फिर क्या गया, फिर हमने देखा अच्छा ये होमोजीनियस है, यस, तो होमोजीनियस है तो हमने वही काम किया कि d की जगह m रखा, d डैश की जगह 1 रखा, और d डैश स्क्वायर की जगह, मतलब ये भी 1 हो गया तो 4 आ गया, तो ये इक्वेशन आ गई। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर है, यानी कि जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी ऑर्डर की ये वाली इक्वेशन मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, तो यहाँ पे भी ये देखिए 2 मिल रही है इसकी डिग्री, है ना, तो m की उतनी ही वैल्यू आएंगी। तो जितना यहाँ डेरिवेटिव का ऑर्डर है हाईएस्ट, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी ही m की वैल्यूज आनी चाहिए। अगर नहीं आए तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं भी लास्ट में डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में, 2-3 एग्जाम्पल हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद m की वैल्यू उतनी नहीं आ रही है जितना यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर है, तो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा जब भी करें होमोजीनियस में देख लीजिएगा कि जितना इसका ऑर्डर था डेरिवेटिव का, क्या m की वैल्यू उतनी मिली है, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, और आपने CF फिर लिख लेना है। ठीक है, तो 2 रिपीटेशन है तो हमने CF लिख लिया। अभी पीछे भी मैंने आपको 2 के लिए लिखना बताया था ना, उस तरीके से हमने ये लिख लिया, और PI अगेन 0। ठीक है, z मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 0, तो ये भी होमोजीनियस है, डिग्री 2 है, और d की जगह हमने रखा m, तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ, m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस i। ठीक है, तो CF आ गया f1 y प्लस आई एक्स प्लस f2 y माइनस आई एक्स। ठीक है, तो PI 0 होके z हमें पता चल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, आप समझने के साथ साथ इसको खुद भी करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर RST में एक क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कन्वर्ट करना, वैसे इसको कन्वर्ट कर लिया। अगेन हमने देखा कि यहाँ पे डिग्री जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो कितना 2 है, तो हमें जो इक्वेशन मिली m की वो भी 2 वाली मिली, यानी कि इसके 2 रूट्स मिलेंगे, तो 2 रूट्स में हमें मिल गए 4/5 4/5। ठीक है,
और फिर क्योंकि रिपीटिशन है तो हमने पहले 4/5 के लिए लिखा, फिर x का मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखा, ठीक है। यहाँ F2 आ गया, तो ये ईजी है, आप समझ ही रहे होंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्यूबिक है ना। अब d की जगह m रखा गया, d डैश की जगह 1 रखा, तो क्या हुआ, जितना ऑर्डर है उतने की मिले। आप ये भी सोच सकते हैं कि हमेशा ऐसे ही तो होगा, जितना ऑर्डर होगा उतने की तो मिलेगी कि इक्वेशन m वाली, उतने ही रूट्स मिलेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा, अभी हम लास्ट में देखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये इक्वेशन आ गई। अब m की वैल्यूज निकालनी है, तो एक हमने गैस कर लिया, m इक्वल टू 2 मैंने पुट किया, तो ये सेटिस्फाई हो रहा था। 2 ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि 2 इसलिए रखा क्योंकि जो लास्ट टर्म है यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 के जो डिवाइजर होते हैं ना, जिसमें 8 से डिवाइड जाएगा, उनको पुट करके देखते हैं। तो 1 रख लो, -1 रख लो, सेटिस्फाई नहीं होगा। 2 रख लो, -2 रख लो, तो 2 से सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 रखने पर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब m इक्वल टू 2 इज अ रूट। ओके, अब अदर 2 रूट्स को निकालना है, तो ये शॉर्टकट वाला जो तरीका जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है, वो मैंने यूज़ किया, उससे मुझे m की बाकी 2 वैल्यूज़ भी 2 मिली। एक बार मैं फिर से यहाँ बता देती हूँ कैसे किया था। ये कोफिशिएंट्स लिख लिया हमने इसके 1, -6, 12 और -8, ओके। फिर हम क्या करते हैं, इस जो नंबर ये लिखा है इसको नीचे ऐसे लिख लेते हैं। फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 जा 2, यहाँ भेज दिया, ऐड किया तो क्या आया, -4। फिर 2 का 4 में किया, -4 में मल्टीप्लाई, तो 2 का 4 -4 में करेंगे तो -8 को हमने यहाँ भेज दिया। फिर ऐड किया तो कितना आ गया, 4। फिर 2 4 जा 8 हो गया, 8 को यहाँ भेज दिया तो क्या आ गया, 0। ओके, तो इस तरह से हमें ये मिला यहाँ से m² - 4m + 4 = 0। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक वाला ये टर्म ये फैक्टर मिल गया, इक्वल टू 0 रखा, तो m की 2 वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से हमें पता चला कि m की तीनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, और वो क्या है, 2 2 2। तो हमने यहाँ से CF को लिख लिया। रिपीटिशन था तो यहाँ x आया, यहाँ x² आया। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये थोड़ा मुझे लगा कि अलग तरह का है, इसमें रूट्स को निकालना थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। यहाँ पे देखिए 4th ऑर्डर की इक्वेशन है, तो z के टर्म में दे रखी थी ये डेल, मतलब डेरिवेटिव del 4z/(4) इस तरह से, और ये y के लिए तो हमने पहले d डैश में कन्वर्ट किया, तो ये बना d⁴ + d' 4 z = 0। फिर अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, तो ये होगी m⁴ + 1 = 0। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर है, 4 रूट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको फाइंड करना है। अब मेन बात ये थी, और मेरा रीज़न भी ये था इसको कंसीडर करने का, कि इसके 4 रूट्स हम कैसे निकालें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, m⁴ है, इसको उधर ले जाएंगे 1 को, तो -1 हो जाता है, फिर उसका अंडर रूट लगा के और कहेंगे कि ± रूट आई, कुछ इस तरह से बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आई को भी रूट के अंदर बताएंगे तो वो एक डिफाइंड नहीं हो पाया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में नहीं रहा, वो ना ही रियल रहा, तो ऐसे नहीं करते हैं। तो करते क्या है वो देखिए, तो m⁴ को लिखेंगे हम m² का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, है ना, a² + b² वाली फॉर्म बन गई। तो हमने इसमें क्या किया, +2ab - 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, है ना। तो 2ab क्या है, 2ab मतलब 2, a मतलब m² और इंटू 1, यानी कि 2m²। तो 2m² को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या मिला हमें, ये तीनों टर्म से मिलके बन गया m² + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, √2m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a² - b² वाला फॉर्मूला लगाया, तो वो क्या होता है, a - b a + b, तो a - b वाली टर्म, दूसरे ब्रैकेट में a + b, a ये पूरा आ गया प्लस ये आ गया, ठीक है। m वाली टर्म को मैंने सेकंड प्लेस पे रखा दोनों ब्रैकेट्स में, तो ये मिला मुझे। ओके, अब यहाँ से m की वैल्यू मैंने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला, तो आप भी निकाल लीजिएगा, सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। तो मुझे ये 4 रूट्स मिल गए, है ना, 2 ± है ना, यहाँ भी ±4 मिल गए। तो 4 रूट्स क्योंकि अलग अलग ही हैं, तो सीधे जो हमने तरीका है हमारा लिखने का CF वो हमने अप्लाई कर लिया। f1 y + फर्स्ट रूट लिखा x, फिर f2 y + सेकेंड रूट लिखा, ऐसे ही सबके लिए किया। आप इसमें ये भी कर सकते थे कि 4 रूट्स हैं, इनको नाम दे देते z1 z2 z3 z4, और हम उनको यहाँ पे सिर्फ z1 z2 z3 z4 लिखते, ये पूरा नहीं लिखना पड़ता, ऐसे भी कर सकते थे, बट मैंने डायरेक्ट किया है। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ स्पेशल बताने जा रही हूँ, कि जिसमें मैंने आपसे कहा था ना, जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर हो जरूरी नहीं है हमें m की उतनी वैल्यू मिले, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस पर करने से पहले हमें एक चीज़ समझना जरूरी है कि जैसे हमें दिया है यहाँ पे, मान लीजिए फैक्टर दिया हो d', कोई इक्वेशन ऐसी हो अगर, जैसे d' d² +
डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, कुछ इस तरह की इक्वेशन हो और उसमें एक फैक्टर आ रहा हो डी डैश का, है ना, या एक और फैक्टर मान लीजिए डी का भी हो, तो क्या करेंगे? तो ये तो होमोजीनियस है, ये तो हमें क्या करेगा, इसको तो हम एम स्क्वायर और यहाँ पे 1 रख लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगी इसकी तो इक्वेशन, और इसका ऑर्डर 2 ही है तो एम स्क्वायर प्लस 1 का भी जो वो है क्वाड्रेटिक बन गया ना, वो तो ऑर्डर वहाँ 2 है तो m की वैल्यू हमें 2 मिल ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस d और d डैश का क्या करें? तो अगर सिर्फ d होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। d में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सिर्फ d है तो जो मैंने अभी आपको सिखाया ना कि d की जगह m रखो, d डैश की जगह 1 रखो, है ना, तो अगर अकेला d है तो क्या करेंगे, d की जगह m रख देंगे हम, तो जब d की जगह m रखेंगे m रख दिया, अब क्या करेंगे इक्वल टू 0 कर दें, तो d होता तो m को 0 कर दें m रख के, तो m इक्वल टू 0 तो रूट एक ही रूट आया। तो आपने क्या सीखा था अभी कि CF जो हम लिखते थे वो हम क्या करते थे, f1y प्लस जो रूट होता था m या m1x ऐसे लिखते थे ना, ओके, तो y प्लस m1x इस तरह से आता था। लेकिन अब m1 यानी कि वैल्यू जो है वो 0 ही है, तो हमें क्या मिलेगा, f1y। आगे क्यों नहीं लिखा मैंने f2 वगैरह, क्योंकि सिर्फ अभी मैं इस फैक्टर की बात कर रही हूँ, d के करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आई m इक्वल टू 0, तो रूट हमें मिला 0, तो उसके सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए हमें CF क्या मिला, f1y प्लस m1x, m1 यानी कि 0 तो f1y यानी कि f1y प्लस 0x यानी कि f1y। ठीक है, ये इस तरह से करते हैं सिर्फ किसके लिए, d के लिए, अगर d अलग से ऐसे फैक्टर है तो ओके। तो ये वही है जो हमने सीखा, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे इसमें डी डैश नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एम ही आया तो एक वैल्यू आई, ये आ गया। लेकिन अब ये डी डैश भी अगर है तो क्या करें, तो अब आप कह सकते हैं कि मैम अगर सिर्फ डी डैश है तो आप इसमें 1 रख दे के इक्वल टू 0 कर दो, लेकिन 1 तो 0 के इक्वल नहीं होता ना, और हमें कोई m की वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जिसमें फैक्टर में सिर्फ d डैश ही है, d है ही नहीं, तो उल्टा करेंगे। जब d अकेला था तो हमने d को m रखा था ना, तो ऐसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब d डैश अकेला है तो d डैश की जगह क्या रखेंगे हम, m, d डैश की जगह क्या रखेंगे, m। तो जब d डैश की जगह m रखेंगे तो अगेन हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, m और फिर इक्वल टू करेंगे 0। इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन तभी तो मिलती है जब m या 1 जो भी पुट करना है पुट करके 0 के इक्वेट करते हैं। तो जब सिर्फ d डैश था, d डैश को m रखा और m को 0 के इक्वेट किया तो m इक्वल टू 0 ही मिल गया। अब इसका CF कैसे लिखें, तो इसका CF जो यहाँ मैंने लिखा है, अब इसका CF मैंने कैसे लिखा, जैसे यहाँ पे क्या था, f1y प्लस m1x, ठीक है, तो ये कब मिला था, जब d की जगह m रखा था। लेकिन जब d डैश की जगह m रखते हैं तो कहानी बदल जाती है, बदलती क्या है, जहाँ x है वहाँ y आ जाता है, जहाँ y है वहाँ x हो जाता है। तो यहाँ पे f1y था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, f1x। जब d डैश की जगह m रखा तो क्या आया, f1x, ठीक है, क्योंकि यहाँ y आता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि हमने उल्टा किया है, d डैश की जगह m रखा है, ठीक है। तो जब d की जगह रखेंगे तो y और d डैश की जगह रखते हैं तो x, तो f1x। अब और क्लैरिटी के लिए मान लीजिए मेरे पास d डैश स्क्वायर होता, या पहले मैं इसको ले लूँ, मान लीजिए मेरे पास d स्क्वायर होता, तो d स्क्वायर होता तो हम क्या करते, d की जगह m रखते, तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलती है, m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आती है, 0,0, यही आती ना। तो इस केस में क्या आ जाता, जब एक 0 था तो हमारा CF क्या मिला हमें, f1y। जब एक और 0 आ गया तो क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और f2y मिल जाता, ठीक है, f1y प्लस x f2y मिल जाता। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे कहानी, जब d डैश स्क्वायर है तो d डैश स्क्वायर में हमने क्या रखा, m रखा इसकी जगह, तो m स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला, फिर m की वैल्यू 0,0 मिली। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ f1y था तो यहाँ पे क्या आया, f1x, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई हो रहा था तो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ y का, अंदर y है तो बाहर अंदर y है तो इसमें अंदर क्या है, x। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ रिपीटेशन के लिए हम x का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ रिपीटेड रूट जब होंगे तो y का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम अंदर y से शुरुआत करते थे, यहाँ पे अंदर x आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि f1x प्लस f2y f2x। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, अभी क्वेश्चंस करेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा बताया भी, अगर ऐसी इक्वेशन हो तो, है ना। अब एक और चीज़, अगर मान लीजिए d डैश क्यूब होता तो क्या होता हमारे पास, तो प्लस वाई स्क्वायर f3x आ जाता, यानी कि y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हमारे बार, तो क्या आ जाता, प्लस वाई स्क्वायर f3x। ओके, मान लीजिए 4 होते तो क्या आ जाता, एक और टर्म आ जाती, प्लस वाई क्यूब f4x, ठीक है, इस तरह से होता जाएगा। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी।
देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है डी क्यूब डी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी डैश क्यूब जेड इक्वल टू 0 होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है इस टर्म की ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 5 है हर टर्म में ना, डेरिवेटिव का ऑर्डर 5 है यहाँ पे भी, तो होमोजीनियस तो है। तो अगर आप सोच सकते हो कि डी को m रख दें, डी डैश को 1 रख दें, तो रख देते हैं। तो जब डी को मैंने m रखा तो डी डैश को 1 रखा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, देखो m क्यूब प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिलेगी मुझे इक्वेशन, है ना, m क्यूब प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों मिल रही है ऐसी, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, हर टर्म में डी डैश आ रहा है, तो डी डैश को तो 1 रख दिया तो डिग्री रिड्यूस हो गई। तो यहाँ ऑर्डर 5 था तो मुझे तो m की 5 वैल्यूज चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन तो मुझे सिर्फ 3 वैल्यूज ही देगी ना, 2 तो नहीं देगी। और हुआ इसलिए क्योंकि डी डैश यहाँ पे हर टर्म में था। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन आता है ना उस कॉमन को बाहर ले लेते हैं, है ना। कॉमन होने की वजह से तो हुआ ऐसा, क्योंकि डी डैश दोनों में ही था इसलिए डिग्री रिड्यूस हो गई। तो हमने क्या किया, बाहर ले लिया, तो कॉमन क्या आया, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, फिर अंदर बचा डी प्लस डी डैश जेड इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब हम अलग अलग कर लेंगे, पहले डी स्क्वायर की बात कर लें। तो जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया था ना, वही काम यहाँ करेंगे। डी स्क्वायर लिया, डी स्क्वायर की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिली, एम स्क्वायर इक्वल टू 0, जिससे हमें एम की वैल्यूज क्या मिल गई, 0,0। ठीक है। अब यहाँ से सी एफ क्या मिल गया मुझे, f1y प्लस एक्स f2y, जैसे मैंने आपको अभी बताया, f1y प्लस एक्स f2y। ओके। अब बात करते हैं डी डैश स्क्वायर के लिए। तो देखिए डी डैश स्क्वायर में क्या मिला, डी डैश स्क्वायर के लिए भी वही किया जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ डी डैश है ना, तो डी डैश की जगह m रखेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, m स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से m क्या आ गया, 0,0। तो जब m 0,0 हो गया तो सी एफ क्या आ गया, f3x प्लस y f4x, अंदर अब x आएगा बाहर y आएगा। ठीक है, याद रखिएगा डी डैश क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होता है ना, तो इसीलिए वो बाहर चलेगा। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में है वो बाहर रहेगा और अंदर ऑपोजिट वाला। ठीक है। अब d प्लस डी डैश है तो ये तो होमोजीनियस है, तो d को हमने m रखा, d डैश को 1 रखा, है ना, और 1 ही है यहाँ पे ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो हमें 1 ही वैल्यू चाहिए यहाँ से m की, तो एक मिल गई वैल्यू m इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से m इक्वल टू -1 मिली, तो उसके लिए सी एफ हो गया f5y माइनस एक्स, जैसे पहले हमने किया। तो टोटल हमारे पास 5 फंक्शंस आ गए, क्योंकि 5 रूट्स आ गए और 5 ही ऑर्डर था। ठीक है, तो इसलिए हमारे सारा सी एफ आ गए। अब इन तीनों पार्ट्स को, जिसको मैंने CF1 CF2 CF3 नाम दिया, इनको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड कर दिया तो फाइनल आपको CF मिल गया और PI 0 है तो Z हो गया CF प्लस PI। अब देखो आपके और क्लैरिटी के लिए मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चन कंसीडर किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑर्डर कितना है, 7 है ना, 7 है। लेकिन अगर डायरेक्टली हम d को m और d डैश को 1 रखें तो इक्वेशन क्या बनती है हमारी, m की पावर 4 माइनस m क्यूब इक्वल टू 0। तो ये बनती, तो ये तो हमें m की वैल्यू कितनी देगी, 4 वैल्यूज देगी, लेकिन हमारे पास कितनी वैल्यूज होनी चाहिए थी, 7। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे जो जो कॉमन आ रहा है। तो डी क्यूब डी डैश क्यूब डी माइनस डी डैश, इस तरह का आ गया ये, तो ये कॉमन टर्म थे। तो पहले हमने बात की डी क्यूब की, तो डी क्यूब के लिए उसे इक्वेशन क्या बन गई, एम क्यूब इक्वल टू 0, एम की वैल्यू 3 टाइम आ गई 0 0 0। फिर हमने सी एफ लिख लिया, तो जैसे हमने 2 के लिए लिखना सीखा तो अब 3 के लिए एक और एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया f1y प्लस एक्स f2y प्लस एक्स स्क्वायर f3। ओके, सिमिलरली डी डैश क्यूब के लिए किया तो एम की 3 वैल्यूज आ गई, तो मैंने आपको जैसे बताया ही था कि इसमें x आता है, सॉरी ऊपर इसमें y आया था अंदर, तो जब डी डैश के लिए करते हैं तो अंदर x आता है और बाहर y आता है, तो ये हमारा सी एफ हो गया। फिर नेक्स्ट था d माइनस डी डैश वाला फैक्टर, इसके लिए वही किया कि यहाँ पे ऑर्डर 1 है तो एक रूट चाहिए, तो d को m और d डैश को 1 रखा तो m की वैल्यू 1 आ गई, इसके लिए भी हमने सी एफ लिख लिया। अब तीनों को ऐड कर दिया तो फाइनल सी एफ हमारा ये पता चल गया। ठीक है, तो आई होप आपको सी एफ निकालना समझ आ गया होगा, लेकिन प्लीज़ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके सामने देखिए अनसॉल्व क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं इनको भी खुद करके देख लेना, खाली विजिट मत करना, वॉच मत करना, सिर्फ इनको करके जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि आप करके देखेंगे तो आपको तभी अच्छे से आएंगे, कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा और आप एग्जाम में हर क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, सो टेक केयर, राधे राधे।